चैप्टर नंबर 1 का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। इस चैप्टर को बेसिकली हमने डिस्कस करना है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से और एमसीक्यूज के हवाले से। ये तीन चीज़ें इस चैप्टर में से आ रही होती हैं। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से पास पेपर में जितने भी उठा के देख लो, इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। इस चैप्टर में जो बेसिकली चीज़ें हमने डिस्कस करनी है ना वो साइड पर लिख देता हूँ बच्चे। पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करना है सबसे पहले, पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे। फिर मुख्तलिफ टर्म्स हैं, ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट को डिस्कस करेंगे, इसी ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट को डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। इसी चैप्टर में हमने डिस्कस करना है आयोनाइजेशन एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट, इस चीज़ को डिस्कस करना है। इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। इसके बाद ऑक्साइड्स हैं एक टॉपिक, हैलाइड्स, हाइड्राइड, और एक टॉपिक है हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी, और इसके लास्ट में पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन पीरियोडिक टेबल। मतलब ये बेसिकली चीज़ें जो कि हमने इस चैप्टर के अंदर बेसिकली सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। आज हम स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल क्या है, इसको बनाने में कौन कौन से साइंसदानों ने कंट्रीब्यूट किया, किस साइंसदान का क्या वर्क था। ये जो आज हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं ये बेसिकली किस साइंसदान के नाम पे इसको मंसूब किया गया है। तो ये बेसिकली पीरियोडिक टेबल देखा जाए तो ये एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक मास पे है। सही, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात हमारे पास पीरियोडिक टेबल क्या होता है, इंट्रोडक्शन, हेडिंग दे दो इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो ये है कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है। सबसे पहली बात, पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल क्या है जी, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट, ये बेसिकली तरतीब है, अरेंजमेंट है किस चीज़ की, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ग्रुप्स और पीरियड में एलिमेंट की अरेंजमेंट है इन ग्रुप्स एंड पीरियड। टू मेक, बनाने के लिए, टू मेक स्टडी इजी, एलिमेंट की स्टडी को आसान बनाने के लिए एलिमेंट की सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है ग्रुप्स में और पीरियड में। इस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। मुझे पीरियोडिक टेबल की मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं, किस चीज़ की बात करूं, पीरियोडिक टेबल की इंपॉर्टेंस की अगर बात करता हूं ना तो हमारे पास सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये जितने भी मैंने टॉपिक लिखे हैं अगर आपको पीरियोडिक टेबल के नज़रिए से पढ़ते हो तो बड़े आसान लगेंगे। मतलब आपके ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से देख लो तो किस ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, किसी ग्रुप की +1 है, किसी ग्रुप की -1 है। सही, आप आसानी से हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट याद कर सकते हो। सही, आप आयोनाइजेशन एनर्जी को देख लो, आप कहते हैं जी लेफ्ट राइट बढ़ रही होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही होती है। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी की स्टडी को ईजी कर देता है पीरियोडिक टेबल। मतलब 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट को याद रखना और किस एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है, किसी से कम है, ज़्यादा है, इस चीज़ को याद रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल प्रॉपर वे में है तो ये काम काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। पहले नंबर पे पीरियोडिक टेबल की इंपॉर्टेंस क्या है जी, इट मेक द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स इजी, ये एलिमेंट की स्टडी को आसान बना देता है। सही है। इसके बाद इट मेक टू अंडरस्टैंड, ये हमें आसान बना देता है समझना, अंडरस्टैंड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, ये एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना भी आसान बना देता है, उनको समझना आसान बना देता है। सही है। इसके अलावा और भी हम कह सकते हैं इट सेव आवर टाइम, इट सेव आवर टाइम, ये हमारा टाइम ही बचाता है। मतलब आपने किसी एलिमेंट को, एक एलिमेंट को स्टडी कर लिया ना, मसलन मैं आपको कहता हूँ जी ये मेरे पास
पीरियोडिक टेबल जो कि आपकी बुक के अंदर अमूमन बना होता है इस तरह का, ये आपका पीरियोडिक टेबल है। अब इसमें टाइम किस तरह हमारे पास सेव कर रहा होता है, देखो ये वाले एलिमेंट आपने पढ़ लिए। यहाँ पे टॉप के ऊपर होता है जी सोडियम, फिर आता है पोटाशियम, सही। टॉप के ऊपर बेसिकली हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांशियम। सही, ये हमारे पास चंद एक एलिमेंट्स हैं। अगर आप इनमें से एक एलिमेंट की स्टडी कर लेते हो तो बाकी एलिमेंट की स्टडी सेम होगी। मतलब आपने एक चीज़ के केमिकल रिएक्शन पढ़ ली है। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब सोडियम को पानी में डाला जाता है, एक मैं बता रहा हूँ, सोडियम को पानी में डाला जाएगा तो ये पानी के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाएगा और साथ में हमारे पास बना रहता है हाइड्रोजन गैस को। सेम काम यहाँ पे नेक्स्ट जो होता है, पोटाशियम को अगर पानी में डाला जाए, पोटाशियम को अगर कहाँ पर डाला जाए, पानी में डाला जाए, तो ये भी बनाता है पोटाशियम ऑक्साइड बना देता है और साथ में हाइड्रोजन गैस। सेम रिएक्शन है, मतलब एक ऑक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बन रही होती है। सही, ये ऑक्साइड मजीद आगे पानी के साथ रिएक्ट करके बेस बना देता है। तो मतलब एक चीज़ का आप रिएक्शन पढ़ो, सोडियम का पोटाशियम के लिए, रुबेडियम के लिए, सीजियम के लिए सेम रिएक्शन होंगे। ये काम होता है, ये हमने एक के लिए पढ़ा है, बाकी सब के लिए सेम प्रोसीजर लगा देना है। तीसरा हमारा क्या कर दीजिए, बाकी हर एक एलिमेंट के लिए आपको अलग अलग टाइम नहीं निकालना पड़ेगा कि हर एक एलिमेंट की स्टडी कर सकें, इसलिए हमारे पास टाइम को थोड़ा बहुत सेव कर रहा होता है। सही है, ये बेसिकली मैंने पास पेपर अगर देखा जाए तो इनमें से कोई भी चीज़ पास पेपर में नहीं आ चुकी, लेकिन जो नेक्स्ट चीज़ पढ़ने लगे इनमें से पूछ सकता है पेपर के हवाले से कि कौन सी चीज़ कौन से साइंसदान ने कौन सा काम किया। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आएगी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। किसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड? पीरियोडिक टेबल का बैकग्राउंड। ज़रा गौर कीजिएगा यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बच्चे मैं चंद एक साइंसदान का नाम बता दूं जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले जो साइंसदान है वह है अल राज़ी। क्या है? अल राज़ी। अब सबसे पहली बात बच्चे, अल राज़ी मुस्लिम साइंटिस्ट था। यह हम क्या करने लगे, पीरियोडिक टेबल किस तरह बना, इसमें किन किन साइंसदानों ने हिस्सा लिया, कंट्रीब्यूट किया, उन साइंसदानों की हिस्ट्री के बारे में पढ़ने लगे। सही है। अब सबसे पहली बात, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अल राज़ी वो पहला साइंसदान था जिसने जितने एलिमेंट मौजूद थे उसने सारे के सारे एलिमेंट को तरतीब दे दिया। सही है। अल राज़ी इज वाज अ मुस्लिम साइंटिस्ट, वाज अ मुस्लिम साइंटिस्ट। बेसिकली अल राज़ी जो था वो मुस्लिम साइंसदान था। ही अरेंज्ड, इसने तरतीब दिए, ही अरेंज एलिमेंट्स, इसने एलिमेंट्स को तरतीब दिया ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस, किसकी बुनियाद पे? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे तरतीब दिया। सही है। अब इसने किया क्या था, ही मेड टू ग्रुप्स, इसने दो ग्रुप बना दिया, वन फॉर मेटल, एक मेटल के लिए, वन फॉर मेटल, एक मेटल के लिए बना दिया, एंड वन फॉर नॉन मेटल्स, वजह इसने किया क्या काम किया, इसने एक साइड में मेटल रखी लिख दिया, एक साइड में नॉन मेटल लिख दिया। जो चीज़ें मेटल थी वो सारी की सारी मेटल के नीचे लिख दी, जो चीज़ें नॉन मेटल थी वो सारी की सारी नॉन मेटल के नीचे लिख दी। ये इसका बेसिकली काम था, बिल्कुल आसान था। इसका पीरियोडिक टेबल इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसका पीरियोडिक टेबल नहीं था। सही है। पहले नंबर पर याद रखिए, अल राज़ी ने क्या काम किया, एलिमेंट को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर तरतीब दे दिया। फिजिकल प्रॉपर्टी से क्या मुराद है कि उसने मेटल का एक साइड पर रख दिया, सारी की सारी नॉन मेटल को एक साइड पर रख दिया। बच्चे याद रखिएगा, ये बहुत अरसा पहले की बात है। उस वक्त जो मैक्सिमम भी एलिमेंट हुए, मैं कहता हूँ 20 या 25 एलिमेंट होंगे। इसने क्या किया, जो मेटल है एक साइड पर, नॉन मेटल को एक साइड पर, काम आसान था उस वक्त। अब इसके बाद एक और साइंसदान आया, उसका नाम था डोब्रेनियर। ट्राइएड्स। अब डोब्रेनियर ट्राइएड्स क्या था, डोब्रेनियर बेसिकली साइंसदान का नाम था। इसने ट्राइएड्स का कॉन्सेप्ट दिया।
इसने किसके कॉन्सेप्ट दी? ही गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइएड्स, ही गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइएड्स। ट्राइएड्स मतलब ट्राइएड्स होते क्या हैं? ट्राइएड्स के आगे मैं इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा था। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट कॉल्ड ट्राइएड्स। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को, एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को हम क्या नाम देंगे? इज कॉल्ड ट्राइएड। इसको ट्राइएड का नाम देते हैं। मतलब उसने किस तरह एलिमेंट के ग्रुप बनाए, जरा गौर कीजिएगा, जस्ट दीजिएगा एक मिनट। अच्छा, इसने क्या काम किया कि एलिमेंट के ग्रुप बनाए। उस ग्रुप को बनाने के मकसद किस तरह था? उसने कहा जी ये देखो, ये मेरे पास एक ग्रुप है, सपोज कर रहा हूँ एक ए एलिमेंट है, एक बी एलिमेंट है और एक एलिमेंट सी है। अब ए एलिमेंट का एटॉमिक मास मैं सपोज कर लेता हूँ 1 है, इसका एटॉमिक मास 2 है, इसका एटॉमिक मास 3 है। क्या जी हमारे पास ए का एटॉमिक मास 1 है, बी का 2 है और सी का 3 है। हमारे पास 3 एलिमेंट का एक ग्रुप है। कहते हैं इस ग्रुप में ना एक खास बात है। वो खास बात क्या है? कहते हैं अगर आप पहले वाले एलिमेंट का और आखिरी वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास के एवरेज निकालते हो, मतलब इसका एटॉमिक मास कितना है? 3, इसका एटॉमिक मास कितना है? 1। एवरेज किस तरह निकालते हैं? 3 जमा 1 डिवाइडेड बाय 2, जिसको हम मीन भी कहते हैं। सही है, तो एवरेज निकालते हैं तो 4, 3 जमा 1 4, 4 को 2 पे डिवाइड करोगे और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2। क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास? 2 आ जाएगा। अब देखो कहते हैं ये जो आप डिवाइड करने के बाद एवरेज निकालोगे वो बेसिकली जो मिडल वाला एलिमेंट होगा उसके एटॉमिक मास के बराबर होगी। इस तरह के ट्राइएड का कॉन्सेप्ट दिया। अब ट्राइएड कॉन्सेप्ट में क्या था जी? द एवरेज ऑफ अदर 2 एलिमेंट इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, या एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल और मिडल एलिमेंट इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ एटॉमिक masses ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। ये इसका कॉन्सेप्ट था। क्या था हमारे पास कॉन्सेप्ट? द एटॉमिक मास ऑफ, अगर एटॉमिक मास की बात की जाए, एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक masses ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स, जो बाकी 2 एलिमेंट्स बचते हैं उनके एटॉमिक masses की एवरेज होगा। सी एस तरह का कॉन्सेप्ट था। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल दे रहा है वो कहता है जी हमारे पास लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम, ये ट्राइएड एक है एग्जांपल। लिथियम का एटॉमिक मास हमारे पास होता है 7, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 और इसके बाद हमारे पास आ जाता है पोटाशियम। पोटाशियम का एटॉमिक मास होता है 39। आर एग्जाम्पल ऑफ ट्राइएड। ये एक ट्राइएड की एग्जाम्पल है। चेक करते हैं किस तरह ट्राइएड्स हैं। देखो अगर मैं इसके और इसके एटॉमिक मास को जमा करके 2 पे डिवाइड करूँ तो कहता है ये दरमियान वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास आना चाहिए। तो लेट्स सी ये आता है या नहीं। 39 + 7 डिवाइडेड बाय 2, सही है। अब इन दोनों को ऐड करोगे, ऐड करने के बाद हमारे पास बन जाएगा 46 डिवाइडेड बाय 2। इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 23। चेक करो, मैंने बाकी 2 एलिमेंट मिडिल वाले एलिमेंट को छोड़ के बाकी 2 एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज की एवरेज निकाला। एवरेज हमारे पास दरमियान वाले एलिमेंट के बराबर आई है। किसके बराबर आई है? दरमियान वाले एलिमेंट के बराबर आ गई है। इस बात को एक सिंपल से याद रखिएगा। अब इसके बाद ना एक और साइंसदान आया, उसने कहा जी देखो इस बंदे ने क्या किया, कुछ एलिमेंट को ट्राइएड यानी जो 3 के ग्रुप बनाए ना, कुछ एलिमेंट ग्रुप बने, बाकी सारे के सारे एलिमेंट वैसे के वैसे पड़े रहे। तो इसका कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा मकबूल नहीं हुआ। तो क्या हुआ फिर, इसके कॉन्सेप्ट को रद्द कर दिया गया। फिर एक और नया साइंसदान आया, उस साइंसदान का नाम था न्यूलैंड। क्या नाम था? न्यूलैंड। उस बंदे ने क्या किया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। न्यूलैंड। अब न्यूलैंड ने क्या काम किया, न्यूलैंड गिव लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड गिव लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या है?
कहते हैं अगर हम एलिमेंट को बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पर तरतीब दें तो हर 8वें एलिमेंट के बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। सही है। अब लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या है? इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग, अगर एलिमेंट को तरतीब दे दी जाए के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, बढ़ती हुई एनर्जी के मुताबिक अगर एलिमेंट को तरतीब, सॉरी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पर अगर एलिमेंट को तरतीब दे दिया जाए, देन फिर क्या होता है? देन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीटेड, दोहराई जाती हैं, रिपीटेड आफ्टर एवरी 8th एलिमेंट, हर 8वें एलिमेंट के बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट की जाती हैं। यह था जी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसने ना अपने लॉ को तशबीह दी म्यूजिकल नोट से, जो शायद आप 9th क्लास में पढ़ा हो। इसने किससे तशबीह दी थी? अपने लॉ को म्यूजिकल नोट से तशबीह दी थी। अब म्यूजिकल नोट्स क्या होते हैं? उसे कहा जिस तरह म्यूजिकल नोट्स में होता है, जिसको मौसीकी के सुर कहते हैं, वो कहता है जिस तरह म्यूजिकल नोट्स में होता है कि आप 8वें सुर के बाद पहले सुर पे आ जाते हैं। अब सुर कौन से होते हैं? सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा, 8 सुर हैं। कहते जिस तरह 8 सुर लगाने के बाद पहले सुर पे आ जाते हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज में होता है। किसी भी एलिमेंट की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी होता है कि 8वें एलिमेंट के बाद दोबारा फिर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। क्या होना शुरू हो जाती हैं? रिपीट होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास अगर एग्जांपल देखी जाए तो बच्चे मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जिस तरह हमारे पास ये अगर नाम याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, अगर नहीं याद रख सकते बेशक इतना ही याद कर लो, बहुत है। देखो हमने सिर्फ बेसिक चीज़ें करनी है, यहाँ से कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। ये पास पेपर अगर देखा जाए ना तो कोई लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आ चुका है। हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, एक आधा पूछ लेगा डोबरेनियन ट्रायड्स क्या है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या है। हाँ, एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन इतने ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन भी इस टॉपिक में से नहीं आ चुके हैं। सही है। तो हमारे पास अगर एग्जांपल देखी जाए तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। इसके बाद नाइट्रोजन के नीचे हमारे पास जो एलिमेंट आएगा वो फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गोन। ये हमारे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें एलिमेंट के बाद जो नौवां एलिमेंट आएगा, ये जो एक ही ग्रुप में एलिमेंट होते हैं ना, इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। मतलब मैं अगर लिथियम की बात करूं तो लिथियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और सोडियम के भी आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। चेक कर लो, सोडियम के आखिरी शेल में क्या होता है जी? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सेम का मैग्नीशियम के केस में। सही, अगर मैग्नीशियम के केस, बेरिलियम के केस में देखा जाए तो बेरिलियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेम काम मैग्नीशियम के केस में होता है। मैग्नीशियम के केस में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बच्चे अगर इन दोनों की बात की जाए, बच्चे दोनों के दोनों मेटल हैं। अब देखो एक ही खसूसियात रखते हैं। अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ तो बच्चे ये दोनों के दोनों गैसेज हैं। ये क्या है? दोनों के दोनों गैसेज है। ये दोनों की बात करता हूँ बच्चे, ये दोनों भी गैसेज हैं। और सबसे बड़ी बात, ये दोनों के दोनों स्टेबल हैं। ये क्या हमारे पास स्टेबल है। सही, ये दोनों के दोनों स्टेबल है। तो ये हमारे पास कुछ तरीकाकार है जिसके ज़रिए से उसने कहा जी हर 8वें एलिमेंट के बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। सही है। तो ये था जी हमारे पास बेसिकली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि आपके पीरियोडिक टेबल में किन किन साइंसदानों ने हिस्सा लिया। अभी तक याद रखिएगा जो हमारा मौजूदा पीरियोडिक टेबल है ना, ये बेसिकली इसको सारे के सारे क्रेडिट दिया जाए मेंडलीव को। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इंशाल्लाह कल को डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ तक चेक कर लो, वो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सही है। तो हमारे पास बेसिकली हमने बात की जी पीरियोडिक टेबल होता क्या है कि अगर एलिमेंट को सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर दिया जाए, उसके बाद एक चीज़ जो आती है वो हमारे पास पीरियोडिक टेबल करा रहा था। पीरियोडिक टेबल की इंपॉर्टेंस क्या है? सही है। पहले नंबर पर हमारे एलिमेंट की ईजी स्टडी को ईजी बनाता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को समझने में मदद देता है, हमारा टाइम सेव करता है। अल-राज़ी ने क्या काम किया कि एलिमेंट को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बुनियाद पर तरतीब दिया। मतलब मेटल को एक साइड पर रख दिया, नॉन मेटल को एक साइड पर रख दिया। इसके बाद डोबरेनियन ट्रायड आया, इसने क्या किया? 3 एलिमेंट के ग्रुप बना दिए। इसने कहा जी दो साइडों वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास की अगर एवरेज निकालते हैं तो उसके एवरेज एटॉमिक मास मिडल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर आती है। इसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया। उसने कहा जी हर ऑक्टेव्स, देखो ऑक्टेव वर्ड का मतलब ये 8 है।
क्या है 8। मतलब अगर एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पर तरतीब दिया जाए तो हर 8वें एलिमेंट के बाद उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। तो यही बच्चे हमारे पास अगला लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।